के शो में एफआईए का एक और बड़ा एक्शन। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ अख्तर हाशमी गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, एफआईए कल काफ़ी सरगर्म रहा और ख़बरों में भी रहा, काफ़ी डिस्कशंस में भी रहा। एफआईए के हवाले से मोहसिन बेग साहब के हवाले से बात होती रही, लेकिन एक और अहम गिरफ्तारी कल एफआईए की तरफ से हुई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आसिफ हाशमी नामी, जो कि इवैक्यू ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन हैं, साल 2008 से साल 2013 के दरमियान, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब जिस दौर में वजीर आजम थे, आसिफ अख्तर हाशमी पीपल्स पार्टी के कहा जाता है कि एक रहनुमा भी हैं और उनके करीबी साथी भी तस्वूर किए जाते थे, गिरफ्तार किया एफआईए ने इनको। ये इवैक्यू ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 16 केसेस में नैब और एफआईए को मुख्तलिफ केसेस में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। 16 केसेस में से 16वें केस में इनकी ये गिरफ्तारी हुई है। इससे कबल तकरीबन 14 केसेस में आसिफ हाशमी साहब की बेल हो चुकी है और एक केस जिसके अंदर ये अक्विट यानी बरी हो गए थे, वो बिल्कुल रिसेंट एक बरी हुए थे जब डोनेशंस के हवाले से, यानी इवैक्यू ट्रस्ट की जो डोनेशंस थी उसकी तकसीम के हवाले से जो मुजवज़ा तरीक़ेकार के खिलाफ वर्जी हुई थी मुबैना तौर पे, जिसमें ये अक्विट हो गए थे, अदालत ने इनको बरी कर दिया था। इसके अलावा तकरीबन 16 केसेस इनके ऊपर कायम है नैब और एफआईए के। इन केसेस के अंदर जो मेजॉरिटी केसेस हैं उसके अंदर सब में सर फहरिस्त मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, यानी वफाकी हुकूमत की ज़मीन को मिसअप्रोप्रिएट करने का इल्ज़ाम है। दूसरे नंबर पर जो अहम तरीन इल्ज़ाम, अगर आप इनके चालान देखें एफआईए के मुख्तलिफ जो मैंने निकलवाए हैं आज इस प्रोग्राम से पहले, और नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, तो दूसरा अहम तरीन इल्ज़ाम है जी कि इन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक फंड्स हैं उसको एम्बेज़ल किया। और तीसरा जो सस्पेक्ट इल्ज़ाम इन पे है कि इस पैसे को इन्होंने फिर लॉन्डर किया, यानी पाकिस्तान से बाहर भेजा या लोकली इसको ट्रांसमिट किया, जो पैसा इन्होंने मुबैना तौर पे एम्बेज़ल किया पब्लिक फंड्स में से। ये तीन अहम इल्ज़ाम हैं जो इनके ऊपर हैं। और ये जिस तरह मैंने बताया कि 16 केसेस हैं, तो इनकी पूरी क्रोनोलॉजी और तफसीलात भी आज इस प्रोग्राम से कबल हमने इकट्ठी की हैं ताकि आपको बता सकें कि एक बड़ी अहम कार्रवाई जो शायद इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई, ये आपके सामने आज बेनकाब में लेकर आए। आसिफ हाशमी साहब पर जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसमें एक केस ये भी है कि इन्होंने इलीगल इन्वेस्टमेंट की थी, और ये इलीगल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1870 मिलियन रुपए की थी, यानी आप कह सकते हैं तकरीबन 2 अरब रुपए की ये इन्वेस्टमेंट बनती है। एक इल्ज़ाम इनके ऊपर ये भी है कि इन्होंने डीएचए को ज़मीन फ़रोख्त की थी और उसमें जो मामलात थे वो इससे थे जैसे ये जो इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड था इसको और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा था उस डील की वजह से। और एक और जिस इल्ज़ाम में 16वां इल्ज़ाम जिसमें गिरफ्तार ये कल हुए हैं, वो गुजरावाला के अंदर एक ज़मीन है जिसकी फ़रोख्त तकरीबन 13 कनाल की ज़मीन है, और इसमें जो लॉस हुआ एक्सचेकर को अकॉर्डिंग टू एफआईए वो 135 मिलियन यानी तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए का लॉस जो है कौमी खजाने को हुआ है। इससे कबल ये दुबई में थे, तो दुबई से इंटरपोल को बाकायदा नैब ने राब्ता किया था साल 2016 में कि इनको वापस लेकर आया जाए और उनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जाए। ये गिरफ्तार हुए थे, जिस तरह मैंने कहा कि 14 केसेस में ये अदालत से जमानत ले चुके हैं, और ये 16वां केस है जिसके अंदर अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो मैं आपको जिक्र कर रहा था केसेस का, तो जो आपको बताते चलें कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जो मुख्तलिफ मीटिंग्स में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज अप्रूव हुई, उसकी तफसीलात भी हमने इकट्ठी करी। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग 2015 11 फरवरी की, जिसके अंदर चेयरमैन नैब के जो जेर सदारत उस वक्त कमर जमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब थे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ और एक इंक्वायरी जो अप्रूव हुई उसमें था जी कि द फर्स्ट इंक्वायरी हैज़ बीन अप्रूव्ड अगेन आसिफ हाशमी। 11 फरवरी के इजलास में नैब के कहा गया कि इनकी मैनेजमेंट और इवैक्यू ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी जो है, द अक्यूज्ड पर्सन वर एलिजिड फॉर इलीगल अपॉइंटमेंट्स, यानी इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन्होंने करी थी मुबैना तौर पे इन शेयर वायलेशंस ऑफ रूल्स, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय इलीगल लीजिंग, रेंटिंग ईटीबी प्रॉपर्टी एंड एंटरिंग इनटू इलीगल डील्स रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ लैंड विद डीएचए। तो ये एक इंक्वायरी जो है 2015 में अप्रूव हुई थी। फिर इसी तरह 5 जून 2015 को एक और इंक्वायरी अप्रूव हुई थी जिसके अंदर कहा गया था कि आसिफ हाशमी is alleged for criminal breach of trust and misuse of authority by selling ETB property measuring 34 canals, 12 malla and 150 square foot सिटुएटेड रेलवे रोड लाहौर ज़मीन की फ़रोख्त के हवाले से, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लैंड के हवाले से 5 जून 2015 को एक इंक्वायरी अप्रूव हुई थी। क्योंकि ये केसेस इस वक्त या तो जिससे मैंने कहा कि इनमें बेल हुई हुई है या इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इन केसेस के रेफरेंसेस जो अभी चल रहे हैं कोर्ट में उनकी ऑब्जेक्टिवली आपको बता रहे हैं कि केस था क्या। इसी तरह एफआईए का चालान भी मैंने निकलवाया
जो ज़मीन फ़रोख्त की गई थी मुबैना तौर पर, जिसमें कहा गया कि कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ, वो 1946 कनाल ज़मीन थी और इसमें 4 हेड्स के अंदर कहा गया कि पब्लिक एक्सचेकर को लॉस हुआ था। एफआईए ने जो चालान अदालत में जमा कराया था उसमें बताया था कि एक तो एक क्लॉज था जिसके मुताबिक रिडक्शन फ्रॉम 33% एग्जेम्पशन डेवलप्ड प्लॉट्स टू 20% 25% एग्जेम्पशन प्लॉट फाइल्स ओनली। एक शिक थी जिस पर अमल करना था, नहीं हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 972 मिलियन यानी तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान आप कह सकते हैं कि इस वजह से हुआ। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स बीइंग क्लेम्ड, डेवलपमेंट चार्जेस, कंपनसेशन पेड, टोटल मिला के कहा गया कि तकरीबन 1934 मिलियन यानी तकरीबन 1934 मिलियन 194 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को ज़मीन की मुबैना फ़रोख्त जो थी और इस फ़रोख्त से मुबैना तौर पे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा था। ये अहम तरीन इंक्वायरीज। और इसी तरह जो इनके मामला थे, इसमें एक मामला ये भी था कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कुछ सवालात उठाए थे। ये कहा गया था कि एक इंक्वायरी जो शुरू की गई थी कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑन एग्जामिनेशन, जो नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे पास है, कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर इट वाज फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस एंड सस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्वड इन ईच एलिगेशन। इलीगल इन्वेस्टमेंट थी 985 मिलियन रुपीस की जो की गई थी और इसमें कहा गया था कि इट वाज अ सेपरेट केस जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का था, उसको भी गैर कानूनी करार दिया था। इस प्रोग्राम से कबल भी और हमने इससे पहले भी प्रोग्राम किया था, तो इनको बाकायदा मधु करा था और आपको सामने दिखा भी देते हैं। और अभी तो ये गिरफ्तार हैं, लेकिन हमने पूछने के लिए और ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उनके लिए कि अपना जवाब इस बारे में दे सकते हैं। अहम तरीन केस 16 केसेस, इनकी और सनसनीखेज तफसीलात, किस तरह ज़मीनों की बंदरबाट होती रही और किस तरह 2008 से 2013 के दरमियान इवैक्यू ट्रस्ट की जो वफाकी हुकूमत की ज़मीन है उसको मिस अप्रोप्रिएट करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सनसनीखेज तफसीलात विद डॉक्यूमेंट्स इस ब्रेक के बाद मजीद पैनल भी होगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों की बंदरबाट के हवाले से इंपॉर्टेंट केस है आसिफ हाशमी। एफआईए ने गिरफ्तार किया है। अल्ताफ वानी साहब साबिक डीजी नैब कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर, वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों को भी घपले हुए, मिसऑपरेट हुए। 2008 से 13 के दरमियान जो चेयरमैन थे, 16 केसेज हैं इनके ऊपर, 14 में बेल पर हैं, 1 में अक्विट हो चुके हैं और मेजॉरिटी केसेस ज़मीनों से मुताल्लिक हैं। कई इन्होंने डीएचए को तकरीबन 1900 कनाल ज़मीन बेची है, उससे कौमी खजाने को 2 अरब का नुकसान हुआ है। गुजरावाला के अंदर प्राइम लैंड है 135 कनाल की, एफआईए ने जिसमें अभी गिरफ्तार किया 13 करोड़ रुपए की ज़मीन है। कहा गया कि इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर। इसी तरह और जो मामला हैं ज़्यादातर ज़मीनों से मुताल्लिक हैं। मेरे पास और तफसीलात भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने एक 14 मरला 15 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट एक बेचा है। 5 जून 2015 को ईवीएम में इंक्वायरी अप्रूव हुई थी, वो भी प्रॉपर्टी जो थी वैक्यू ट्रस्ट की थी। इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है 985 मिलियन रुपीस की और वो कहा गया कि इलीगल इन्वेस्टमेंट थी, यानी पब्लिक फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया था इन्होंने एक जगह पर। और फिर इलीगल रिक्रूटमेंट्स के मामला भी हैं। पहले ज़मीनों पर बताएं, ये कितनी वैल्यूबल ज़मीन होती है अल्ताफ वानी साहब, और आपने ज़मीनों पर काम भी किया यहाँ पर? देखिए जी सैफान, शुक्रिया आप प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए बात ये है कि चूंकि वैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट जो है वो बेसिकली उन तमाम जायदाद पे मुश्तमिल है जो कि 47 के बाद यहाँ रही है या 1971 के बाद जो लोग चले गए उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ उस वक्त जो थी शायद वो शहरों की अतराफ़ में थी, लेकिन अब चूँकि जो शहर जो है वो एक्सपेंड हुए हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शहर और अंदरूनी शहर में आ गई हैं और इसलिए इनकी कीमतें बेइंतहा बढ़ गई हैं अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो ये बहुत कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो बात आपने की कि इनकी बंदरबांट क्यों हो रही है या कैसे हो रही है, तो मैं हमेशा से ये कहता चला आ रहा हूँ कि चूँकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई जो है वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जी। कोई जो है वो इनको पूछने वाला नहीं है और ये सियासी भर्तियां होती हैं, आमतौर पे मेरिट पे भर्तियां नहीं होती, तो फिर ये जहाँ जहाँ जिन जिन को जो मौका मिलता है वो उस पर हाथ साफ करते हैं, चाहे वो एवैक्यू प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हों। तो बेसिकली चूँकि ये वो इदारे हैं एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी जैसे, जहाँ पर लोगों की नज़र आमतौर पर नहीं पड़ती, तो ये खामोशी से जो है वो अपना काम कर जाते हैं और जब साल बीत जाते हैं, जब पता चलता है कि इस इदारे में जो है वो ये घपला हो गया, और फिर ये केसेस जो है वो नैब में आते हैं और 8-8 साल 7 साल बाद जो है इनकी तहकीकात होती हैं, बड़ी मुश्किलों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके इनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं और फिर आप देख लें कि इनको जो है वो फौरी तौर पर
इंसाफ भी मिल जाता है और उनको फौरन जो है वो बेल हो जाती है। और फिर ये 14-14 केसेस में बेल करा के बैठते हैं और कहते हैं कि जी हमें जो है वो कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो बेसिकली सिस्टम जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनके अंदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हो। और चूंकि ये जो एवोक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि कोई तकरीबन 8 या 9 डिफरेंट एक्ट्स हैं और इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके तहत इस इदारे ने मैनेज होना है। तो अगर वो वहाँ पर कहीं पे भी उससे इनहराफ करते हैं या उससे जो है वो वायलेट करते हैं उस सिस्टम को, उन रूल्स रेगुलेशंस को, उन गवर्नमेंट के एक्ट्स को, तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विसल ब्लोअर्स होने चाहिए जो उसी वक्त जो है वो आवाज़ मारेंगे जी यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, और फिर जो है वो तहकीकात इदारे आएँ और उसी वक्त जो है वो ये काम होना चाहिए। जब ये लंबे अरसा बीत जाता है तो फिर जो एविडेंस इकट्ठा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं लकूना रह जाता है और फिर ये अल्टीमेटली कोर्टों से छूट जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेकिन यहाँ पर तो इल्ज़ामात एक नहीं है, 16 इल्ज़ामात है, ज़मीनों के ज़्यादातर हैं। उसमें एक इल्ज़ाम ये भी है कि इन्होंने गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। एग्जैक्टली अगर नैब की ईवीएम में देखें तो उन्होंने तकरीबन 700 से ज़्यादा कहा है जी कि इन्होंने गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। उसके बाद एक इल्ज़ाम ये भी है कि इन्होंने पैसा यहाँ से लॉन्डर भी मुबैना तौर पर किया है, जो पाकिस्तान से बाहर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। फिर ये बाहर चले गए थे और फिर ये बाहर गए तो इंटरपोल से नैब ने रब्ता किया था, फिर ये खुद वापस आए, फिर नैब ने गिरफ्तार किया था, फिर ये बाहर भी आ गए बेल पे। अब ये कितना इंपॉर्टेंट केस है भवानी साहब की नज़र में? ये इवैक्यू ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके हैं और एक नहीं 16 केसेस हैं। ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बात ये है कि इन केसेस की मंतकी अंजाम जो है ना, जो कोर्ट से फाइनलाइजेशन जो है उसके अंदर काफ़ी डिले हो जाता है। तो ये जो डिलेज हैं ये इनको रिड्यूस करने का कोई सिस्टम जो है वो होना चाहिए और इन केसेस को जो है वो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की थी। इस बारे में नैब की एक इन्वेस्टिगेशन है जो उस वक्त के, क्योंकि कमर जमान चौधरी साहब थे 2015 में, तो वो एक नैब का लेटर है 4791 डेटेड 2 जुलाई 2015 जो मेरे पास मौजूद है। इसमें कहा गया था, बाकायदा जो कंप्लेन आई थी हेडक्वार्टर को, उस पर नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा था कि ऑल अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, illegal regulations and allied matters to be dealt via separate investigation। नैब ने कहा था कि इस पे एक अलग इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाए जो इन्होंने रिक्रूटमेंट्स किए हैं, और 716 रिक्रूटमेंट्स थी और वो जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे इवैक्यू बोर्ड के, उसमें की गई थी, जिससे तकरीबन जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया था लॉस हुआ है एक्सचेकर को वो 399 मिलियन यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए का नुकसान उस मद में हुआ था। तो ये भी एक और केस है, 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भवानी साहब ये देखिए, ये सिर्फ ये हाशमी साहब का ही केस नहीं है, इनके बाद जो साहब आए उन्होंने भी जो है वो इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और उनके खिलाफ भी नैब में जो है वो केसेस बने हुए हैं और वो बड़े शरीफ बनते हैं, आप समझ गए होंगे। उनके खिलाफ भी केस बने हुए हैं और उनके खिलाफ भी जो है वो शहादतें मौजूद हैं। बेसिकली मैं अर्ज किया ना कि चूंकि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कोई सिस्टम नहीं है और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पे नहीं है, तो ये लोग हुकूमत के माल को जो है वो अपने बाप का माल समझते हैं और उसके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक करते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि ये इस तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उन एसेट्स को जो है वो कौड़ियों के मोल जो है ये बेच देते हैं और अपनी जेबें और अपने खजाने भर लेते हैं, अपने घर भर लेते हैं। तो बेसिकली जब तक ये इसको सिस्टमेटाइज ना किया जाए, इन अपॉइंटमेंट्स को जो है वो मेरिट पे ना किया जाए, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन भाई साहब ये तो फर्क पड़ ही नहीं रहा इन चीज़ों के ऊपर। आपने कहा ना कि सिस्टमाइज ना किया जाए, गवर्नमेंट ना एक्शन करे, नैब की कार्रवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही है, नैब के एक्शन भी हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा कि यहाँ कराची में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन की, उसमें भी यही है कि एक साहब जो हैं वो गुज़िश्ता कितने अरसे से मुख्तलिफ इदारों का जो है वो एक्टिंग चार्ज लेके बैठे हुए हैं और उनको ना कोई हटाने वाला है, ना उनकी जगह कोई जो है जेन्युइन अपॉइंटमेंट करने वाला है और वो काम किए जा रहे हैं। और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्यों लोग उनसे जो ऊपर लेवल के लोग हैं इतने खुश हैं कि उनको 5 या 6 एक्टिंग चार्ज दिए हुए हैं और उनको वहाँ से हटाया नहीं जा रहा और प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स नहीं की जा रही।
तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तमाम हुकूमतों में इसी तरह से सिलसिला चलता रहा है। जब तक ये हुकूमत इस बात पे जोर नहीं देगी कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेरिट बेस्ड हों, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ना हो, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम्स जो हैं वो क्रिएट ना किए जाएं कि अगर कोई गलत काम होता है तो उसमें कोई विसल ब्लोअर हो जो इस बात की आवाज़ लगाए कि जी ये गलत काम हो गया है, और फिर उसके बाद जो तहकीकाती इदारे हैं वो उस पर एक्शन लें। अमूमन ये इस तरह अच्छा, ये भी बताएं सर, क्योंकि आती हैं भाई साहब, आपकी जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उस पर अक्सर सवाल उठता है। यहाँ पर 14 बेल हुई हैं, लोग बेल को भी समझने लगते हैं कि अक्विटल हो गया, एक केस में इनका अक्विटल हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन को भी तो मजबूत होना चाहिए ताकि वो जो वकला है उनका सामना कर सके, फेस कर सके। और जो महंगे वकला आ जाते हैं आगे से, तो नैब के पास भी हो तगड़े वकील ताकि फेस हो किया जाए, और फिर ऐसे मामला बनते हैं जहां तक पहुंचे दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर ये इनोसेंट है तो इनोसेंट हो जाए, सालों केस न चले। स्टेफान, ये बात तगड़े वकील की नहीं। अगर वकील जो है वो कोई भी है, उसने केस जो है वो पढ़ा हुआ है और वो ऑनरेबल जज के सामने सारी चीज़ें रखता है, सारे फैक्ट्स को रखता है, और उन फैक्ट्स को भी जो है वो नज़रअंदाज करके अगर बेल दे दी जाती है तो नैब क्या कर सकती है उसके अंदर? बेसिकली तो ये एक यही चीज़ प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि एक बंदे पे 14 और 16 केसेस हैं और उसने गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनका जो है वो बुरी तरह से उनको वायलेट किया है, सिस्टम को और पॉलिसी को और कानून को वायलेट करके उसने वो चीज़ें जो है वो पुड़ियों के दाम बेच दी हैं। ज़ाहिरन गवर्नमेंट को उससे नुकसान हुआ है और उसका ज़ाती फ़ायदा हुआ है। तो बेसिकली तो ये कोर्ट को भी कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए ना कि ये शख्स जो है उसकी किसी की ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है शख्स से कि उसके खिलाफ 14 केस जो है इंस्टीट्यूट हो गए, 16 केस। बेसिकली आप कितना बड़ा वकील भी जाए, अगर जो है द ऑनरेबल कोर्ट इज इंक्लाइन टू फैसिलिटेट या गिव द बेल टू द अक्यूज, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सही। अब वानी साहब, मैं लास्टली पूछूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं उसके बाद भी हैं मामला नैब के अंदर, तो वो मामला क्या स्लो हैं बहुत ज्यादा? क्योंकि उसके बाद भी अगर हुआ है केसेस सारे। नहीं, ये केस उसके बाद मेरा ख्याल है वहाँ केस आया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जो सिद्दीकुल फारूक थे उनके खिलाफ भी शायद कुछ केस बने हैं। तो ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये जब तक ये सारे एसेट्स ये कोड़ियों के मोल बेच नहीं देते और डिपार्टमेंट को बिल्कुल जीरो नहीं कर देते, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। सही। अच्छा, हमने सिद्दीकुल फारूक साहब से रब्ता भी किया था, वो मोटरवे पे ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ज्वाइन करने से जो है इस वक्त कहा था, माजरत की थी। लेकिन जो आसिफ हाशमी साहब की गिरफ्तारी है इस पर हम मेनली बात कर रहे हैं आज। तो और आसिफ हाशमी साहब से भी हमने दावतनामा बाकायदा जो आपको दिखा देते हैं कि हमने उनको दिया है, कि आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि आप आके इस पर जवाब देना चाहें तो बताएं कि ये जो इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियाँ और इंपॉर्टेंट केस है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह अल्ताफ वानी साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटरी फंक्शन जो है इसको इम्प्रूव किया जाए, सरकारी इदारों के अंदर जो हायरिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो मामलात को दुरुस्त किया जाए ताकि इस तरह के लोग आए ही ना सकें और फिर आकर इस तरह ना कर सकें। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में एफआईए का एक बड़ा एक्शन आपके सामने हम रख रहे हैं। उसको बेनकाब कर रहे हैं 16 केसेस एक आदमी पर जिसका नाम आसिफ हाशमी। साल 2008 से साल 2013 जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वजीर आजम थे, उस जमाने में ये वैक्यू ट्रस्ट के चेयरमैन थे। इनका नाम आसिफ हाशमी है। फिर ये बीच में दुबई चले गए, इंटरपोल नैब ने रब्ता किया, इंटरपोल से बाकायदा इन पर ज़्यादातर जो इल्ज़ामात हैं वो ज़मीनों की बंदर बाट के हवाले से हैं। जो भी वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन थी, जो गवर्नमेंट लैंड थी, उसकी मिस एप्रोप्रिएशन का इल्ज़ाम है, उसके साथ साथ पब्लिक फंड्स में एम्बेजलमेंट का इल्ज़ाम है, और साथ साथ इस पैसे को बाहर लॉन्डर करने का इल्ज़ाम है। इन 3 इल्ज़ामों के बुनियाद पर तकरीबन 16 केसेस हैं इनके ऊपर, जिनमें से 14 में ये बेल पर हैं, 1 में एक्विट हो चुके हैं, और 16वें केस में जो गुजरावाला के अंदर 135 कनाल की ज़मीन के फ़रोख्त के हवाले से है, तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए का नुकसान जिससे कौमी खजाने को हुआ, इस फरोख्त के हवाले से इनकी गिरफ्तारी एफआईए ने कल ही करी है। इस इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट के साथ साथ जो और केसेस इनके ऊपर हैं उनकी तफसीलात भी हमने इकट्ठी की, और नैब की एक रिपोर्ट जो मेरे सामने थी जिसमें बताया गया कि द फ्रॉड कमिटेड बाय द एक्स मैनेजमेंट ऑफ वैक्यू ट्रस्ट इन कन्वेंस विद द लैंड ग्रैबर्स टू डिप्राइव वैक्यू ट्रस्ट ऑफ इट्स वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी का जो केस है वर्थ 300 मिलियन रुपीज, यानी तकरीबन 30 करोड़ रुपए की एक और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा, जो तकरीबन 14 मल्ले की प्रॉपर्टी थी, बाय हैंडिंग ओवर द पोजेशन थ्रू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। और फिर इसमें कहा गया कि सैयद आसिफ अख्तर हाशमी, एक्स चेयरमैन ईटीवी, उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन साहब का
और एक्स सेक्रेटरी लाहौर और मुख्तलिफ जो इस वक्त अहदेदारान थे उस वक्त के एग्जीक्यूटिव इवैक्यू ट्रस्ट के, उनके खिलाफ ये केस बनाया गया कि तकरीबन 300 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए का नुकसान इन्होंने कौमी खजाने को पहुंचाया। जो मेन केस है ज़मीनों का वो DHA को ज़मीन की फ़रोख्त के हवाले से है, जिसमें 3 या 4 हेड्स में, जिसके अंदर इलीगल डेवलपमेंट चार्जेस, उसके साथ कंपनसेशन जो पे की गई वैक्यू ट्रस्ट की तरफ से DHA को, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो दूसरे हुए, और फिर जो एक क्लॉज की खिलाफ वर्जी की गई, तकरीबन 1934 मिलियन रुपीस का नुकसान यानी 194 करोड़ रुपए का नुकसान उस केस में सामने आता है। इसी तरह इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने इलीगल हायरिंग्स की 716 लोगों की, जिससे तकरीबन 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दीगर एक और इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की थी, जिसके बारे में बताया गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी ननकाना साहब में, उसमें इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट, बीबी डिजिटल लाइब्रेरी में इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा कमीशंस, किकबैक, डजन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त है, जो ज़ाहिरी बात है सारे ज़ेर समात हैं, जिनमें बेल है, क्या क्या चल रहा है, उनके जो सब्जेक्टिव नेचर है, तो उस पर तो गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है। मिसेस साज़ादा मुजफ्फर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के। मुजफ्फर साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, एक और इंपॉर्टेंट केस है, FIA ने गिरफ्तारी की है, लेकिन ये देखें सर कितना मामला कैसा है, आप खुद भी वकील हैं। 16 केसेज हैं, 14 में एक शख्स बेल पर है, एक में अक्विट हो चुका है, सालों से मामला चल रहे हैं, तो वो भी इनोसेंट नहीं हो रहा, ना वो गिल्टी हो रहा है, मामले बीच में फंसे हुए हैं। ये क्या आखिरकार माजरा क्या है नैब FIA एहतसाब के अमल के हवाले से, मुजफ्फर साहब? देखिए सबान भाई, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स जो कि इतने ओहदों पे रहा और कितनी उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम है, और वो किस तरह अपना टेन्योर करप्शन से भर के करता रहा, कि अगर वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का था, इसने कितने गबन किए, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये वो शख्स है जो एक मिसाल है कि अगर आप कोई एक्शन ना लें तो ऐसे शख्स जो है वो अपने उस टाइम के ऊपर, जब उनके पास ये इख्तियारात होते हैं, तो वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठते हैं कि हमें पूछने वाला नहीं। लेकिन अब बात आ जाती है कि इस पैसे से रिकवरी हो, ये कैसे मुमकिन है कि ये शख्स जो है ये पैसा जो है ये बंडल बांट तो करता रहा, मनी ट्रेल पे तो पहुंचना FIA का काम है, और FIA ने एक बड़ा अच्छा ये कदम उठाया है कि डिस्पाइट ऑफ दिस के वो 14 केस आप बता रहे थे कि वो अभी तक प्रूवन नहीं हुए, एक में ही उसको कन्विक्शन हुई, कईयों में उसको एक में एक्विटल हुआ, दे दी गई, कन्विक्शन नहीं एक्विटल हुआ एक के अंदर, जो डोनेशंस के हवाले से केस था कि डोनेशन तकसीम कर दी उन्होंने मुबैना तौर पे, जो गलत इल्जाम था एक्विट हो गया। जी, अब ऐसे शख्स को तो देखे ना जी, ऐसे शख्स को तो अच्छी सजा देनी चाहिए, और ये जो महकमे बने हैं अगर ये अपनी इन्वेस्टिगेशंस में ये नहीं साबित कर पाते तो ये भी बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता है पब्लिक एक्सचेकर को, कि एक शख्स को आप जब पकड़ते हैं और उसको फिर मालूम पड़ जाता है कि ये इतने पैसे गबन किए हैं, और आप उसका एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्लो नहीं होना चाहिए, ये बहुत फास्ट चलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें अब FIA और नैब मेरा ख्याल है कि शायद किसी स्टेज में नैब के पास भी चला जाए, तो हमें ये कोशिश जो इदारे हैं इनको देखना पड़ेगा कि अगर ये उसकी डोमेन में आता है, क्योंकि अगर उसने कोई लॉस किया है पब्लिक एक्सचेकर को डोनेशन की बांटी। अच्छा साज़ा साहब, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हुई है, मैं इतनी देर में हम आपसे राब्ता बहाल करते हैं। आप नामर वकील हैं नैब के हवाले से, इंपॉर्टेंट केसेस नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर भी रहे। मेरे सामने एक और चलान भी मौजूद है जो इनको तकरीबन, जिसका केस FIR नंबर 116/2013 और ये 25/10/2013 का चलान है, यानी 2013 का केस है जो FIA की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर चलान जमा कराया गया था। ये कंप्लीट चलान है, इंटरिम चलान नहीं है, जो अंडर सेक्शन 173 CRPC जमा किया गया था। और इस केस के अंदर भी ज़मीनों का मामला था DHA लाहौर और ETP बोर्ड के दरमियान, और कहा गया था कि इस चलान में कि जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा 1974 एकड़ ज़मीन के हवाले से, इस चलान के अंदर नामजदगी मरकजी मुलजिम के तौर पे आसिफ हाशमी साहब की थी। तो सालों से ये मामला चल रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स मैंने आपको बताई, जिसमें एक 11 फरवरी 2015 की, एक 5 जून 2015 की, एक के अंदर इन्वेस्टिगेशन अप्रूव हुई, एक के अंदर इंक्वायरी अप्रूव हुई, और इस तरह से तकरीबन 16 केसेस हैं FIA और नैब के आसिफ हाशमी साहब के खिलाफ, जिनको कल गिरफ्तार किया गया। साज़ा साहब, मेरे साथ आप दोबारा मौजूद हैं, तो ये बताइएगा कि आप जिस तरह कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट मामलात हैं, आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ते क्यों नहीं है ये मामलात, और ये ज़मीनों की बंदर बाट किस तरह होती है, मुमकिन किस तरह होती है? सिर्फ ये तो नहीं, बल्कि इसमें जो रेवेन्यू बोर्ड के ऑफिशियल्स, रेगुलेटरी बॉडीज, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज, इवैक्यू बोर्ड,
ये सब मिली भगत से होता होगा। फिर सबसे बड़ी बात, प्राइवेट बिल्डर्स भी तो इन्वॉल्व होते होंगे जो इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते होंगे और फिर उसके बाद ही खरीदते होंगे, जो भी होता है। जी मुजफ्फर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं जी, साथ साथ हमारा राब्ता फिर दोबारा मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। साथ साथ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुजफ्फर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सावजा मुजफ्फर साहब से दोबारा बात को गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ नाज़रीन साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मुजफ्फर साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, राब्ता मुनक़ता हुआ था। ये मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक आदमी तो नहीं कर सकता, ये पूरी मिलीभगत होती है। फिर इसमें प्राइवेट एंटिटीज भी तो इन्वॉल्व होती हैं जो इस ज़मीन को खरीद कर इसको कमर्शियली यूज़ करा होगा जिन लोगों ने। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है ना, उसमें एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक चेन ऑफ मुल्ज़िमान होते हैं जो उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी होती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो तब पता लगेगा कि ये कौन से आदमी इसमें मुलविस हैं, किन की कनाइवेंस है और किन ने पैसा खाया है, किसमें बटर बांट हुई है, कहाँ ये मनी ट्रेल। जब ये चलती जाएगी तो ऐसे ऐसे भी चेहरे आते हैं जब हम सोच नहीं पाते कहाँ कहाँ पैसे बांटे जाते हैं, और ये तो इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा। तो अब चूंकि एफआईए और नैब दोनों महकमों के पास वो एक्सपर्टाइज मौजूद है, इनके पास एक मजबूत कानून है, अगर ये चाहें एफआईए वाले तो ये मनी ट्रेस कर लेंगे कहां कहां पैसा गया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि चाहे जिस तरह भी है, ऐसे केसेस में इनको एक्स्ट्रा एनर्जीज लगानी चाहिए, ताकि जब आप एक केस को सामने लेकर आते हैं तो पब्लिक का बड़ा एतमाद आ जाता है कि नैब और एफआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन बड़ी ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको तेज फास्ट ट्रैक पे लेके जाएंगे। सुस्त रवि का शिकार देखें, आपने बताया कि इतने केस बनाए गए, बाद में बेल हो गई। तो ये सुस्त रवि जो होती है, इससे केस डैमेज भी हो जाता है। तो अगर एफआईए इसमें सिंसियर हो तो एफआईए को चाहिए उनको फौरन इसका जो मनी ट्रेस का इन्वेस्टिगेशन, और इसके तो चलान में टाइम भी होता है कि 1-2 माह के अंदर कंप्लीट करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। तो ये मैं समझता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, दोनों महकमे नैब और एफआईए इस केस को अब फास्ट ट्रैक पे करेंगे। सिर्फ फास्ट ट्रैक क्या होता है? नैब तो कहता है 3 महीने में केस को कंक्लूड करना है। यहाँ तो आप देखें 2013 का चलान एफआईए का मेरे पास रखा हुआ है। नैब की 2015 की 11 फरवरी 2015 को इंक्वायरी अप्रूव हुई है। आज 21 आ गया, 22 आ गया, 21 खत्म हो गया है। 6-7 साल हो गए हैं सर ये, और ये फरवरी 2015 ही नहीं, एग्जैक्टली 7 साल हो गए। ईबीएम को मीटिंग कन्वीन किए हुए, जब चेयरमैन भी कोई और था, कमर जमान चौधरी साहब। तो ये फिर रेफरेंसेस कोर्ट में जाके फिर सुस्त हो जाते हैं, मामला रुक जाते हैं। तो नैब कुछ कर सकता है इसमें? ये किसकी गलती है? कौन है इस वक्त यहाँ पे कल्प्रेट? क्यों सालों से ये मामला रुके हुए? देखिए, जो जहां तक तो नैब का सवाल है, तो इन्होंने अदालतें भी बढ़ा दी हैं, प्रोसिक्यूटर भी बढ़ा दी हैं। अब अगर सुस्त रवि हो तो मैं समझता हूँ कि ये महकमे के ऊपर भी ये सवालिया निशान आएगा। अच्छा। क्योंकि अब तो इनको अदालतें भी मिल गई हैं। अब लाहौर जैसे इलाके में जहां 5 अदालतें थी, आज 10 अदालतें हो गई टोटल। मेरे ख्याल से 9 काम भी कर रही हैं, 8-9। तो अब ये जो रेफरेंस है इनका सुस्त रवि में चलना कोई जवाब नहीं बनता। तो और प्रोसिक्यूटर्स जो है उनकी, जो जिस तरह मैं पहले भी आपके तवज्जुह से कह चुका हूं कि इनकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। इनको जो एडवोकेसी स्किल्स हैं वो लाना इनमें बहुत जरूरत है, ताकि ये जो मेहनत की गई है इन्वेस्टिगेशन में उसको प्रूव भी करें। और डिले जो होता है वो जरूरी नहीं है कि जो ये दोनों हाथों से डिले होता है, मुल्जिम का भी उतना ही कसूरवार होता है कि वकील जितना प्रोसिक्यूटर होता है। तो अगर आप डिले देखेंगे, डिले जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल ये बात आपके दोस्त है कि इतनी रेफरेंस बनाए, इसको सुस्त रवि में चलाना। अब के जबकि एक क्वेश्चन आता था अदालतें कम हैं, केस ज्यादा हैं, अब तो अदालतें भी बढ़ा दी है प्रेजेंट सिनेरियो में। अब हर जिले में, हर सिटी में इन्होंने अदालतें बढ़ाई हैं। तो जहां तक ये रहा कि ये केसेस चलने चाहिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये कि इन्वेस्टिगेशन जो है उनमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। उनमें ये इनके पास अब इतनी एक्सपर्टाइज है, इनके पास फॉरेंसिक लैब्स हैं। आप यकीन कीजिए कि आज से 5 साल पहले की नैब और एफआईए मुख्तलिफ थी, आज मुख्तलिफ है। आज ये सारे एक्सपर्टाइज इनके पास मौजूद है, इनके पास अपनी लेबोरेटरीज है, दोनों महकमों के पास लेबोरेटरीज हैं। ये जो कोई व्हाइट कॉलर क्राइम में ये सारी एविडेंस कलेक्शन जो है इनके लिए अब वो आसान है।
अब तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसको पाया तकमील तक ले जाया जाए और मिसाल बनाई जाए। जब आप मिसाल बनाएंगे किसी कन्विक्शन पे तो फिर आप डेटरेंस करते हैं करप्शन के अगेंस्ट। अगर आप मिसाल नहीं बनाएंगे, इसी तरह सुतरली होगी, बंदे बरी हो जाएंगे, तो एहतसाब का जो नारा है वो फजूल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनको महकमे को अपनी फुल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन टीम को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देकर इसको फास्ट ट्रैक पे रखना चाहिए। एग्जैक्टली, आपका शुक्रिया अदा करेंगे मुज़फ़्फ़र साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ा अहम तरीन मामला है, लेकिन जो साथ बाद इसका जुज़ है अहम तरीन है कि जो सियासी बुनियाद पर भर्तियाँ होती हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि तकरीबन 16 केसेस बन जाते हैं, प्रॉपर्टी की बंदर बाट होती है और इंपॉर्टेंट महंगी वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो है उसको बेच दिया जाता है औने पौने दामों के ऊपर। इलीगली उसकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो उम्मीद करते हैं इस पर फुल स्टॉप लगेगा। हमने दावत दी थी इस प्रोग्राम से कबल आसिफ हाशमी साहब को, यानी दावत से मतलब उनका मौक़िफ़ के लिए द प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज अवेलेबल। और इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।